सोचिए आपने अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाकर एक घर खरीदा, सारे कागजात देखे, पैसे दिए और रहने चले गए। और फिर एक दिन कोई दरवाजे पर आकर कहता है कि ये घर तो मेरा है, जिसने आपको बेचा वो तो मालिक ही नहीं था। अब क्या होगा? क्या आपके पैसे और आपका घर दोनों डूब गए? यहीं पर लोग सबसे बड़ी गलती कर देते हैं। या फिर ये सोचिए कि दो भाइयों में जमीन का एक केस सालों से कोर्ट में चल रहा है, और केस के बीच में ही एक भाई ने चुपके से वो जमीन आपको बेच दी सस्ते में। क्या वो जमीन अब आपकी हो गई, या आप एक बहुत बड़े कानूनी पचड़े में फंस गए हैं? इन्हीं सवालों के जवाब आज हम ढूंढेंगे, क्योंकि ये सिर्फ सवाल नहीं बल्कि हजारों लोगों की असल जिंदगी की कहानियां हैं। आप सुन रहे हैं वकील साहब यूट्यूब चैनल। और ये है वकील साहब की नई सीरीज टॉपिक्स ऑन व्यूअर्स डिमांड। ये टॉपिक ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 सीधे तौर पर आप लोगों के कमेंट्स और रिक्वेस्ट पर ही चुना गया है। ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 पर यकीन मानिए, ये वो कानून है जो हर उस इंसान से जुड़ा है जो प्रॉपर्टी खरीदता है, बेचता है या किसी को तोहफे में देता है। बिल्कुल। और हमारा मकसद इसे किताबी भाषा में नहीं, बल्कि बिल्कुल आसान बोलचाल की भाषा में समझना है। हम इसे कहानियों और उदाहरणों से ऐसे समझेंगे कि एक आम आदमी भी इसे समझ जाए और लॉ का स्टूडेंट इसे कभी ना भूले। तो चलिए शुरू करता है। ठीक है, तो सबसे पहले एकदम बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ये ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट है क्या, और ये काम कहाँ आता है? देखिए, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये कानून प्रॉपर्टी के ट्रांसफर यानी लेन देन को रेगुलेट करता है। पर इसमें एक सबसे जरूरी बात है जिसे पकड़कर चलना है। ये कानून सिर्फ जिंदा लोगों के बीच होने वाले लेन देन पर लागू होता है। अच्छा, जब एक लिविंग पर्सन अपनी प्रॉपर्टी किसी दूसरे लिविंग पर्सन को देता है। एक मिनट, यहाँ लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ हम और आप जैसे इंसान है या कुछ और भी? बहुत अच्छा सवाल है। यहाँ कानून की नज़र में लिविंग पर्सन का मतलब सिर्फ इंसान नहीं, बल्कि एक कंपनी, एक एसोसिएशन या कोई भी रजिस्टर्ड बॉडी भी हो सकती है। इसीलिए ये एक्ट वसीयत विल और विरासत, जिसे इनहेरिटेंस कहते हैं, उस पर लागू नहीं होता। अच्छा, क्योंकि वसीयत तो किसी व्यक्ति की मौत के बाद ही अमल में आती है। एग्जैक्टली। और ये कानून सिर्फ जिंदा लोगों के बीच के सौदों के लिए है, जैसे कि सेल यानी बिक्री, मॉर्टगेज जिसे गिरवी रखना कहते हैं, लीज पट्टे पर देना, गिफ्ट यानी उपहार। हाँ, और एक्सचेंज अदला बदली। इन सब में प्रॉपर्टी देने वाला और लेने वाला दोनों का जीवित होना जरूरी है। ये तो समझ आ गया कि कानून कब लागू होता है, पर सवाल यह है कि क्या हर तरह की प्रॉपर्टी ट्रांसफर की जा सकती है, या कुछ ऐसी भी चीजें हैं जिन्हें आप चाहकर भी किसी और को नहीं दे सकते? कुछ एक्सेप्शंस हैं, कुछ चीजें हैं जिन पर रोक है। जैसे आप सिर्फ केस करने का अधिकार किसी को नहीं बेच सकते। इसे कहते हैं मेरे राइट टू सू। मतलब? मान लीजिए किसी ने आपको धोखा दिया और आपके पास उस पर केस करने का अधिकार है, तो आप वो अधिकार किसी और को बेच नहीं सकते कि तुम जाके केस कर लो। इसमें एक और बड़ा दिलचस्प टर्म है जिसका जिक्र हमारे सोर्स में है, स्पेस सक्सेशनिस। मैंने ये पहली बार सुना है। ये सुनने में तो बड़ा टेक्निकल लग रहा है। ये सुनने में टेक्निकल है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। स्पेस सक्सेशन इसका मतलब है भविष्य में वारिस बनने की एक उम्मीद। इसे एक कहानी से समझिए। मान लीजिए एक पिता है और उनका एक बेटा है। ठीक है। बेटे को उम्मीद है कि पिता के बाद उनकी करोड़ों की जायदाद उसे ही मिलेगी। जब तक पिता जीवित हैं, बेटे के पास क्या है? सिर्फ एक उम्मीद, एक चांस। बिल्कुल, मालिकाना हक नहीं है। तो वो बेटा अपने पिता के जीते जी उस उम्मीद के भरोसे प्रॉपर्टी नहीं बेच सकता। बिल्कुल नहीं, वो उस उम्मीद को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक केस है गोपाल वर्सेस परशोत्तम। उसमें कोर्ट ने यही बात साफ की थी कि स्पेस सक्सेशंस का ट्रांसफर शून्य है। कानून की नजर में उसकी कोई कीमत नहीं। आप सिर्फ उम्मीदें नहीं बेच सकते, आपको मालिक होना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हुई बुनियादी बातें कि कानून क्या है और किस पर लागू होता है। पर असल जिंदगी में तो लोग इन भारी शब्दों का इस्तेमाल नहीं करते। लोग तो बस घर खरीदते हैं, लोन लेते हैं या जमीन गिफ्ट करते हैं। चलिए, सबसे आम सौदे यानी बिक्री या सेल से शुरू करते हैं। इसमें क्या पेच है? सेल का तो सब जानते हैं, पैसों के बदले मालिकाना हक का ट्रांसफर। पर यहीं पर 90% लोग एक कानूनी गलती कर देते हैं और बाद में कोर्ट के चक्कर काटते हैं। कानून यानी सेक्शन 54 साफ कहता है कि अगर कोई अचल संपत्ति जैसे जमीन या मकान जिसकी कीमत 100 रुपए से ज्यादा है। 100 रुपए से ज्यादा? जी हाँ, तो उसकी बिक्री सिर्फ और सिर्फ एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिए ही पूरी मानी जाएगी। मतलब सिर्फ 100 रुपए? आज के जमाने में तो हर प्रॉपर्टी की कीमत इससे ज्यादा ही होती है।
तो इसका मतलब है कि बिना रजिस्ट्री के कोई सेल पूरी ही नहीं होती। नहीं होती। वो जो लोग स्टैम्प पेपर पर अग्रीमेंट टू सेल बना लेते हैं, उसका क्या? यही तो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। अग्रीमेंट टू सेल या बिक्री का इकरारनामा आपको प्रॉपर्टी का मालिक नहीं बनाता। वो सिर्फ एक कॉन्ट्रैक्ट है कि भविष्य में बेचने वाला आपको प्रॉपर्टी बेचेगा। एक बहुत जरूरी केस है नारंदास कारसोनदास वर्सेस S.A. कमतम। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को बहुत अच्छे से समझाया था। क्या कहा था कोर्ट ने? कोर्ट ने कहा कि मालिकाना हक सिर्फ रजिस्टर्ड सेल डीड से ही ट्रांसफर होता है। अग्रीमेंट आपको सिर्फ केस करने का अधिकार देता है अगर बेचने वाला मुकर जाए, लेकिन वो आपको मालिक नहीं बनाता। ये बहुत जरूरी जानकारी है। तो बिना रजिस्ट्री के आप सिर्फ नाम के मालिक हैं, कानून के नहीं। ठीक है, अब आते हैं दूसरी सबसे आम चीज पर, मॉर्टगेज यानी बंधक। लोग घर बनाने के लिए, बिजनेस के लिए लोन लेते हैं और अपनी प्रॉपर्टी मॉर्टगेज कर देते हैं। बिल्कुल। और मॉर्टगेज को लेकर लोगों के मन में एक डर होता है। उन्हें लगता है कि प्रॉपर्टी बैंक के पास गिरवी रख दी, मतलब प्रॉपर्टी हाथ से चली गई, जबकि ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। अच्छा, मॉर्टगेज में आप अपनी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं। तो फिर आप क्या ट्रांसफर कर रहे हैं? आप सिर्फ अपनी प्रॉपर्टी में एक इंटरेस्ट बैंक या लोन देने वाले के नाम पर बना रहे हैं। ये एक तरह की सिक्योरिटी है। आप बैंक को ये हक दे रहे हैं कि अगर आप लोन नहीं चुका पाए तो वो उस प्रॉपर्टी को बेचकर अपना पैसा वसूल कर सकता है। जिस दिन आपने पूरा लोन चुका दिया, आपकी प्रॉपर्टी पर से बैंक का वो इंटरेस्ट खत्म हो जाता है और प्रॉपर्टी 100% आपकी हो जाती है। मतलब मॉर्गेज का मकसद सिर्फ लोन को सिक्योर करना है, प्रॉपर्टी को हड़पना नहीं। एकदम सही। एक मशहूर केस है क्रेगलिंगर वर्सेस न्यू पटागोनिया, जिसमें कोर्ट ने कहा था वंस अ मॉर्गेज ऑलवेज अ मॉर्गेज। मतलब अगर कोई सौदा मॉर्गेज है तो वो हमेशा मॉर्गेज ही रहेगा। आप उसे बिक्री में नहीं बदल सकते। लोन चुकाते ही प्रॉपर्टी फ्री हो जाएगी। बहुत साफ है। और तीसरा सबसे आम ट्रांसफर है गिफ्ट यानी उपहार, जो सेक्शन 122 में आता है। ये तो बड़ा सीधा लगता है, अपनी मर्जी से किसी को बिना पैसों के कुछ दे देना। इसमें क्या कोई कैच है? दिखने में सीधा है, पर कानूनी तौर पर गिफ्ट अभी पूरा होता है जब 3 शर्तें पूरी हों। पहली, देने वाले ने अपनी मर्जी से बिना किसी दबाव के दिया हो। दूसरी, जिसे गिफ्ट दिया जा रहा है वो उसे स्वीकार करे, यानी उसकी एक्सेप्टेंस हो। और तीसरी, अगर वो अचल संपत्ति है तो उसका ट्रांसफर एक रजिस्टर्ड दस्तावेज के जरिए ही होना चाहिए। इसमें ये एक्सेप्टेंस वाली बात थोड़ी दिलचस्प है। कोई तोहफा लेने से मना क्यों करेगा? कर सकता है। हो सकता है गिफ्ट के साथ कोई शर्त जुड़ी हो जो उसे मंजूर ना हो, या हो सकता है वो किसी भी वजह से वो तोहफा ना लेना चाहे। कयान सुंदरम वर्सेस करप्पा केस में कोर्ट ने यही कहा था कि एक्सेप्टेंस यानी लेने वाले की स्वीकृति एक वैध गिफ्ट के लिए बहुत जरूरी है। अच्छा, अगर देने वाले ने गिफ्ट दे दिया पर लेने वाले ने उसे स्वीकार करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई तो वो गिफ्ट अमान्य हो जाएगा। स्वीकृति बहुत जरूरी है। तो सेल, मॉर्गेज और गिफ्ट के बेसिक नियम तो समझ आ गए, लेकिन अब उस हिस्से पे आते हैं जो कोर्ट में असल में केस जिताते या हराते हैं। कानून के कुछ ऐसे सिद्धांत जिन्हें डॉक्ट्रिन्स कहते हैं, जो पूरे केस का रुख पलट सकते हैं। बिल्कुल, ये वो सिद्धांत हैं जो सिर्फ किताबी नहीं है बल्कि हकीकत में न्याय करते हैं। चलिए सबसे पहले उस सिचुएशन की बात करते हैं जिसका जिक्र आपने शो की शुरुआत में किया था। हाँ, वो सिचुएशन कि आपने किसी से घर खरीदा और बाद में पता चला कि वो तो असली मालिक था ही नहीं, बस मालिक होने का दिखावा कर रहा था। ऐसे में खरीदार का क्या होगा? उसके तो पैसे गए। यही पर सेक्शन 41 खरीदार की मदद के लिए आता है। ये सिद्धांत कहता है कि अगर असली मालिक की सहमति से, चाहे वो सहमति बोली गई हो या चुप रहकर दी गई हो, कोई दूसरा व्यक्ति खुद को प्रॉपर्टी का मालिक दिखाता है और कोई तीसरा व्यक्ति अच्छी नीयत से यानी गुड फेथ में और पैसे देकर उस दिखावटी मालिक से प्रॉपर्टी खरीद लेता है, तो उस खरीदार के अधिकार को प्रोटेक्ट किया जाएगा। लेकिन ये तो असली मालिक के साथ नाइंसाफी लगती है। हो सकता है उसने सिर्फ भरोसा करके किसी रिश्तेदार को प्रॉपर्टी संभालने दी हो। क्या सिर्फ भरोसा करना इतनी बड़ी गलती है कि उसकी पूरी जायदाद चली जाए? ये सवाल बहुत वाजिब है और कानून इसका जवाब भी देता है। कानून खरीदार को तभी बचाता है जब खरीदार ने अपनी तरफ से रीजनेबल केयर यानी पूरी सावधानी बरती हो। उसने ये पता करने की कोशिश की हो कि बेचने वाले के पास बेचने का हक है भी या नहीं। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? इसके पीछे कानून का मकसद साफ है, प्रॉपर्टी बाजार में भरोसा बनाए रखना। अगर हर खरीदार को ये डर रहेगा कि असली मालिक कोई और निकल सकता है तो कोई कभी प्रॉपर्टी खरीदेगा ही नहीं। इसलिए कानून उस मालिक की गलती की सजा देता है जो चुपचाप ये सब होने देता है। रामकुमार वी मैक्विन का ऐतिहासिक केस इसी सिद्धांत पर आधारित है। तो इसको याद रखने का तरीका ये हो सकता है, जिसकी गलती
उसकी सजा। अगर असली मालिक चुप रहा या उसने लापरवाही की तो अच्छी नीयत वाले खरीदार को सुरक्षा मिलेगी। बहुत बढ़िया। अब अगले सिद्धांत पर आते हैं जो बहुत पावरफुल है और कोर्ट में बहुत इस्तेमाल होता है। लिस पेंडेंस, ये लैटिन शब्द है ना? इसका क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है पेंडिंग लिटिगेशन। मतलब जब किसी प्रॉपर्टी को लेकर कोर्ट में कोई केस चल रहा हो। ये सिद्धांत कहता है कि जब तक केस चल रहा है तब तक उस प्रॉपर्टी का कोई भी ट्रांसफर जो केस के किसी भी पक्ष के अधिकारों को प्रभावित करे नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब प्रॉपर्टी एक तरह से फ्रीज हो जाती है, आप उसे बेच नहीं सकते। ये एक आम गलतफहमी है। प्रॉपर्टी फ्रीज नहीं होती, आप उसे बेच सकते हैं, लेकिन वो बिक्री कोर्ट के अंतिम फैसले के अधीन होगी। अच्छा। मतलब जो भी कोर्ट का आखिरी फैसला आएगा वो उस नए खरीदार पर भी पूरी तरह से लागू होगा। वो बाद में ये दलील नहीं दे सकता कि मुझे तो पता नहीं था कि इस पर केस चल रहा है। बेलमी वर्सेस सबाइन केस ने इसी सिद्धांत को स्थापित किया था। इसके पीछे का लॉजिक क्या है? कानून ऐसा क्यों करता है? लॉजिक ये है कि लोग कोर्ट की कार्रवाई को बेअसर न कर सकें। सोचिए, अगर ऐसा ना हो तो केस हारने वाला पक्ष फटाफट प्रॉपर्टी किसी तीसरे को बेच देगा और कोर्ट का फैसला सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनकर रह जाएगा। ये सिद्धांत कोर्ट की अथॉरिटी को बचाता है, इसीलिए इसका मेमोरी लॉक है। कोर्ट में केस, प्रॉपर्टी पर रिस्क। कोर्ट में केस, प्रॉपर्टी पर रिस्क। सही है। जो भी खरीदेगा वो कोर्ट के फैसले का रिस्क भी खरीदेगा। बिल्कुल। ये तो बहुत जरूरी बात है। अब आते हैं एक और मजेदार सिद्धांत पर जिसका नाम थोड़ा मुश्किल है, पर जैसा आपने कहा कहानी आसान होगी। हाँ, फीडिंग द ग्रैंड बाय एस्टॉपल। ये नाम तो सच में बहुत भारी है। लॉ स्टूडेंट्स भी इसमें कंफ्यूज हो जाते होंगे। इसे एक कहानी से समझते हैं, फिर कभी कंफ्यूजन नहीं होगा। मान लीजिए एक आदमी है ए, उसने धोखे से बी को एक जमीन बेच दी जिसका वो उस वक्त मालिक नहीं था। ठीक है, फ्रॉड किया। हाँ, उसने भी इसे झूठ कहा कि वो मालिक है और पैसे ले लिए। अब ये सौदा तो फ्रॉड हुआ, लेकिन मान लीजिए 6 महीने बाद ए के पिता की मृत्यु हो जाती है और विरासत में वही जमीन सच में ए के नाम आ जाती है। अब ए उस जमीन का असली मालिक बन गया है। तो अब क्या होगा? क्या ए कह सकता है कि जब मैंने तुम्हें बेचा था तब तो मैं मालिक था ही नहीं, इसलिए वो सौदा रद्द और ये जमीन अब मेरी है? बिल्कुल नहीं कह सकता। यहीं पर सेक्शन 43 यानी ये सिद्धांत काम आता है। कानून कहता है कि जिस पल ए असली मालिक बना उसी पल वो प्रॉपर्टी अपने आप बी की हो जाएगी। अरे वाह। ए अपने पुराने झूठ से मुकर नहीं सकता। कानून उसके नए मिले मालिकाना हक से उसके पुराने झूठे वादे को फीड कर देता है, यानी उसे पूरा कर देता है। जुम्मा मस्जिद वर्सेस कोडी मोनियांद्रा का केस इसका एक बड़ा उदाहरण है। वाह, मतलब कानून धोखेबाज को उसी के जाल में फंसा देता है। जो वादा उसने झूठ बोलकर किया था, कानून उसे सच में पूरा करवा देता है जैसे ही उसे मौका मिलता है। ये तो वाकई में न्याय का एक बहुत शक्तिशाली सिद्धांत है। बिल्कुल। ये सिद्धांत दिखाते हैं कि कानून सिर्फ लिखी हुई धाराओं पर नहीं चलता, बल्कि न्याय, जिसे इक्विटी कहते हैं, और बराबरी यानी गुड कॉन्शियंस के सिद्धांतों पर भी चलता है। ये धोखाधड़ी को रोकने और ईमानदार लोगों की रक्षा करने के लिए बनाए गए हैं। तो आज की इस चर्चा से एक बात तो साफ हो गई कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट सिर्फ वकीलों या जजों की किताब में रखने वाला कानून नहीं है। ये हर उस इंसान के लिए है जो अपनी मेहनत की कमाई से एक घर बनाना चाहता है या अपनी संपत्ति को लेकर कोई भी लेन देन करता है। और ये सिद्धांत जैसे ऑस्टेंसिबल ओनर या लिस पेंडेंस सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं। ये वो सुरक्षा कवच हैं जो आपको धोखेबाजी से बचाते हैं। अगर आज की ये चर्चा किसी ने ध्यान से सुनी है तो वो प्रॉपर्टी से जुड़े कई बड़े फ्रॉड और कानूनी पचड़ों से बच सकता है। ये जानना कि रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट क्यों जरूरी है या केस के दौरान प्रॉपर्टी खरीदने के क्या खतरे हैं, आपको लाखों के नुकसान से बचा सकता है। आखिर में एक सवाल हमारे सुनने वालों के लिए छोड़कर जा रहे हैं। हमने आज देखा कि कानून में गुड फेथ यानी अच्छी नीयत को कितनी अहमियत दी गई है, खासकर जब कोई ऑस्टेंसिबल ओनर से प्रॉपर्टी खरीदता है। कानून खरीदार की नीयत और उसकी सावधानी को देखता है। और सोचने वाली बात यह है कि एक तरफ कानून सख्त दस्तावेज और रजिस्ट्रेशन की बात करता है जिसे वो सबसे बड़ा सबूत मानता है, और दूसरी तरफ वो इंसान की नीयत जैसी एक अदृश्य चीज को भी तवज्जो देता है। तो एक अजीब सी कश्मकश है। क्या कानून की नजर में एक रजिस्टर्ड कागज ज्यादा मजबूत है या एक साफ नीयत? जब एक मजबूत कागज और एक साफ नीयत आमने सामने खड़े हों तो कोर्ट किसका साथ देगा? इस पर सोचिएगा जरूर। ये जानकारी आपको दी है जीनत परवीन और मोहम्मद रहबर कुरैशी ने। अगर आपको हमारी दी हुई जानकारी पसंद आई है तो हमारे YouTube चैनल वकील साहब को सब्सक्राइब करें।